अगस्त 1946, कोलकाता। हवा में धुआं और डर दोनों फैले थे। मस्जिदें और मंदिर एक साथ जल रहे थे। जहां कभी व्यापारियों की हंसी और ट्राम की घंटियां सुनाई देती थी, वहीं अब चीख पुकार और गोलियों की आवाज गूंज रही है। सिटी ऑफ पैलेस अब एक जंगल का मैदान बन चुका है। भारत के इतिहास के सबसे भयानक दंगों में से एक, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। ब्रिटिश राज टूट रहा था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, एक अलग मुस्लिम देश की मांग के लिए। लेकिन यह आह्वान कुछ ही घंटों में हिंसा में बदल गया। सड़कों पर लाशें बिछ गईं, घर जल गए, लोग मारे गए, पुलिस बेबस थी। हुसैन साहिद सुहारवर्दी की सरकार पर आरोप लगे कि वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रही थी। ऐसे माहौल में एक मजबूत, चौड़े कंधों वाला आदमी सामने आया, गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिसे सब गोपाल पाठा के नाम से जानते थे। गोपाल चंद्र मुखर्जी का जन्म 1913-1916 के बीच कोलकाता के बेबाजार इलाके में हुआ। उनका परिवार मालंगा लेन में मांस की दुकान चलाता था। इसी वजह से लोग उन्हें पाठा कहने लगे। बंगाली में पाठा का मतलब होता है बकरी। जो नाम कभी उनके काम से जुड़ा था, वही बाद में साहस का प्रतीक बन गया। गोपाल शरीर से बेहद ताकतवर और निडर थे। वो कुश्ती का अभ्यास करते थे, लेकिन उनमें सिर्फ ताकत नहीं, सोच भी थी। वो सुभाष चंद्र बोस और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी विचारधारा के से बहुत प्रभावित थे। देशभक्ति और अनुशासन उनके जीवन का हिस्सा था। 1940 के दशक में उन्होंने एक संगठन बनाया, भारत जातीय वाहिनी, इंडियन नेशनल फोर्स। पहले यह संगठन समाज सेवा और राहत कार्यों के लिए था, लेकिन समय के साथ ये एक स्थानीय सुरक्षा दल भी बन गया। जब सरकार असफल रही तो यही लोग अपने मोहल्लों की रक्षा में खड़े हुए। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे के दिन मुस्लिम लीग की रैली हिंसा में बदल गई। देखते ही देखते आग जो थी वो बुर्रा बाजार, हावड़ा, शियालदा और बेवा बाजार तक फैल गई। घरों को आग लगा दी गई, दुकानें लूट दी गई और बेरहमी से लोगों की हत्या कर दी गई। महिलाओं पर हमले हुए, बच्चे मारे गए, परिवार उजड़ गए। 4 दिनों में करीब 5,000 से लेकर 10,000 लोग मारे जाने की आशंका। गोपाल ये सब अपनी दुकान से देख रहे थे। वो जानते थे अगर अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। जब पुलिस और सरकार चुप थी, तब उन्होंने खुद कदम उठाया। गोपाल ने अपनी वाहिनी के सभी युवाओं को बुलाया। लोगों ने लाठी, तलवार, चाकू, लोहे की छड़ें और पुराने पिस्तौल जुटाए। उन्होंने गलियों में बैरिकेड्स बनाए और छतों पर चौकीदारी तैनाती की। उनकी मांस की दुकान अब एक किला बन चुकी थी, जहां डरे हुए हिंदू शरण ले रहे थे। गोपाल का आदेश साफ था, सख्त भी। अगर वो हमारे एक को मारें तो हम उनके 10 को मारेंगे। लेकिन उन्होंने इंसानियत की भी एक सीमा तय की। उन्होंने अपने साथियों को चेताया, औरतों, बच्चों या निहत्तों को कभी मत छूना। याद रखो, रावण इसीलिए मारा गया क्योंकि उसने किसी और की स्त्री को छुआ था। गोपाल पाठा ने बोबाजार को एक सुरक्षित जगह बना दिया। हजारों लोग वहां शरण पाए, खाना मिला और सुरक्षा महसूस की। जब पूरा कोलकाता आग में जल रहा था, उनके इलाके में अनुशासन और साहस दोनों जिंदा थे। 18 अगस्त तक कहानी बदलने लगी। अब डरने की बारी दूसरे पक्ष की थी। हर जगह खबर फैल गई, गोपाल पाठा के लोग तैयार हैं, डरे नहीं हैं। 20 अगस्त को एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग के बड़े नेता, जिनमें मुख्यमंत्री सुहारवर्दी भी थे, गोपाल से मिलने आए और शांति की गुहार लगाई। गोपाल ने साफ कहा, पहले आप अपने हथियार डालिए, फिर मैं अपने यहाँ डालूंगा। यह सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक जीत थी। उस पल कोलकाता ने डर को पीछे छोड़ दिया। लोगों ने समझ लिया कि अब वे असहाय नहीं हैं। कई लोगों ने कहा, उस दिन कोलकाता को आग या हिंसा से नहीं बल्कि हार और अधीनता से बचा लिया गया। क्या गोपाल पाठा ने कोलकाता को पाकिस्तान बनने से रोका? यह दावा अक्सर किया जाता है कि गोपाल पाठा ने कोलकाता को पाकिस्तान बनने से बचाया। यह बात पूरी तरह शाब्दिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि सीमाएं 1 साल बाद रेडक्लिफ कमीशन ने तय की थी। लेकिन यह बात आत्मा में सच है। उस समय बंगाल मुस्लिम बहुल प्रांत था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि कोलकाता पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि यह बंगाल की राजधानी और आर्थिक केंद्र था। लेकिन शहर की 73% हिंदू आबादी और गोपाल पाठा का संगठित प्रतिरोध ने यह योजना विफल कर दी। इतिहासकार मानते हैं कि अगर गोपाल ने लोगों को संगठित न किया होता और बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर जाते और कोलकाता की जनसंख्या का संतुलन बदल जाता, ऐसे में शहर शायद पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता।
गोपाल खुद कहा करते थे, अगर हमने उस वक्त जवाब ना दिया होता तो पूरा कलकत्ता पाकिस्तान चला जाता। सीमांकन पर चाहे उनका सीधा असर ना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने लोगों की आत्मा, साहस और पहचान को बचा लिया। उनकी लड़ाई सिर्फ अस्तित्व की नहीं थी, सम्मान और आजादी की थी। इतिहास के साये में जन्मी एक जीवित कथा। हर उथल पुथल भरे दौर में पैदा हुए लोगों की तरह गोपाल की कहानी भी सीधी नहीं है। उनके समर्थकों के लिए वे रक्षक थे, उद्धारक थे, एक ऐसे आधुनिक शिवाजी जिन्होंने तब भी हार नहीं मानी जब शासन तंत्र ने लोगों को अकेला छोड़ दिया। लेकिन उनके आलोचकों के लिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसकी सख्त कार्यशैली ने समाज के जख्म और गहरे कर दिए। ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गैंग लीडर कहा। बाद के कुछ लेखों में उनकी विहीन यानी कि दल को आजादी के सिपाहियों और मोहल्ले के रक्षकों का मिश्रण बताया गया। दंगे खत्म होने के बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो गोपाल समाज से अलग थलग पड़ गए। वही लोग जिन्होंने पहले उनके रक्षा दल को पैसा दिया था अब किनारा करने लगे। सहयोग की कमी से उनके कुछ साथी गलत रास्तों पर चले गए, तस्करी, डकैती और रंगदारी में, जिससे गोपाल की छवि पर दाग लगा। फिर भी गोपाल पीछे नहीं हटे। जब 1947 में महात्मा गांधी कोलकाता आए और लोगों से हथियार डालने को कहा तो गोपाल ने साफ इनकार कर दिया। जब हत्याएं हो रही थी तब गांधी जी कहाँ थे? इन्हीं हथियारों ने हमारी माँ बहनों की रक्षा की, मैं एक कील तक नहीं छोड़ूंगा। दंगों के बाद के सालों में गोपाल देश की राजनीति से तो गायब हो गए, पर बावा बाजार में उनकी पहचान एक नायक जैसी बनी रही। उन्होंने छोटे छोटे कारोबार किए, विधवाओं की मदद की, दुर्गा पूजा आयोजित की और राहत कार्यों में जुड़े रहे। कानूनी परेशानियां भी आईं, लेकिन मोहल्ले के लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। वो आदमी जिसने हमें बचाया। वो 10 फरवरी 2005 को 92 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए। इतनी लंबी उम्र की इतिहास ने उन्हें पहले भुला दिया और फिर दोबारा याद किया। बीते कुछ सालों में उनका नाम फिर से अखबारों में, लेखों में, फिल्मों में आने लगा। 2025 की फिल्म द बंगाल फाइल्स में उन्हें वो कसाई जिसने कोलकाता को बचाया कहा गया। हालांकि उनके परिवार ने इस पर आपत्ति जताई। उनके पोते शंतनु मुखर्जी ने कहा वे मुस्लिम विरोधी नहीं थे। जो भी उनके पास मदद के लिए आया, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उन्होंने उसकी रक्षा की। लेकिन वे बंगाल को जलते नहीं देख सकते थे। इतिहास अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जो किसी विचारधारा से नहीं बल्कि जरूरत से काम करते हैं। गोपाल पाठा ऐसे ही इंसान थे। वो न संत थे न राक्षस। जैसा कुछ लोगों ने कहा, जब शासन व्यवस्था टूट गई थी और लोगों को सिर्फ अपनी हिम्मत पर जीना था, तब उन्होंने अपने समुदाय के लिए ढाल और तलवार दोनों का काम किया। उनके समर्थक मानते हैं कि अगर गोपाल ना होते तो शायद कोलकाता भारत का हिस्सा ही ना होता। उन्होंने रविंद्रनाथ और विवेकानंद के इस शहर को पाकिस्तान की सीमा बनने से बचाया। वहीं कुछ लोगों के लिए वो अब भी खुद से न्याय करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। सच तो यह है कि गोपाल पाठा ने एक कठोर सच्चाई को साबित किया। जब व्यवस्था टूट जाती है तब आम लोग ही अपने हाथों से इतिहास को संभालते हैं, और गोपाल ने यही किया और यही अपने कसाई के चाकू से किया। जैसे जैसे बंगाल की राजनीति फिर से पुराने मतभेदों से हिल रही है, गोपाल पाठा की कहानी फिर सामने आ रही है। आधी हकीकत आधा किस्सा। बोबा बाजार में लोगों के लिए वे आज भी कृतज्ञता का नाम है। इतिहासकारों के लिए वे एक कठिन सवाल, नैतिकता, हिंसा और प्रतिरोध की कीमत का प्रतीक। पर एक बात तो तय है, जब शहर जल रहा था तब गोपाल पाठा खड़े हुए और आज कोलकाता खड़ा है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई। एक ऐसे रक्षक की कहानी जिसे इतिहास ने भुला दिया। कसाई, रक्षक और भुला दिया गया देशभक्त। वो आदमी जिसने तब डटकर खड़ा होना चुना जब कोलकाता जल रहा था। गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें गोपाल पाठा कहा जाता है। अक्सर 1946 के कोलकाता दंगों में हिंदू रक्षा के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने वाले, पर उनकी जिंदगी वीरता और हिंसा के इन सरल चित्रों से कहीं ज्यादा गहरी थी। सड़क के योद्धा के पीछे एक क्रांतिकारी सोच, एक देशभक्त दिल और उस अराजक समय का आईना था। यहाँ उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कम लोग जानते हैं। परिवार, दस्तावेजों और स्वतंत्र अध्ययनों से के लिए गए जो उनके परिवार का विवरण है। दंगों से पहले गोपाल अनुशीलन समिति से जुड़े थे, एक ऐसा गुप्त संगठन जो युवाओं को जिम खानों के जरिए अनुशासन और ताकत सिखाता था। यहीं से उनमें कर्तव्य और समय की भावना जागी। उनका मानना था कि हिंसा अगर करनी भी पड़े तो सीमाओं में होनी चाहिए। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रशंसक थे, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि सच्चा देशभक्त वही है जिसमें हिम्मत और अनुशासन दोनों हो।
दंगों के दौरान भी उन्होंने अपने साथियों को सख्त निर्देश दिए थे कि हमला मत करो, लूट मत करो और महिलाओं या बच्चों को नुकसान मत पहुंचाओ। गोपाल की भारत जातीय वाहिनी कोई धार्मिक संगठन नहीं थी, बल्कि कोलकाता के मेहनतकश लोगों का दल था। करीब 600 से 800 लोग, जिनमें दलित, हिंदू, बिहार, उड़ीसा, पंजाब से आए मजदूर और शहर के अखाड़ों के पहलवान और दूध वाले शामिल थे। 1946 से पहले ये दल बाढ़ राहत, गरीबों को भोजन बांटना और मोहल्लों में शांति बनाए रखने जैसे काम करता था। जब सरकार असहाय हो गई, तभी ये रक्षा दल एक सशस्त्र सेना में बदल गया। जब कोलकाता में दंगे भड़के तो गोपाल और उनके साथियों ने जो मिला उसी से हथियार बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए पिस्तौल, ग्रेनेड और राइफलें काले बाजार में बिक रही थी। पूर्व सैनिकों और गुप्त व्यापारियों ने हथियार दिए, जबकि लोहारों ने रातों रात लाठियां, चाकू और तलवारें गढ़ी। पैसे का इंतजाम बुवा बाजार के मारवाड़ी व्यापारियों से हुआ, जो अपने परिवार और कारोबार की सुरक्षा चाहते थे। गोपाल खुद उनसे जाकर कहते थे, हम रक्षा करेंगे, आप सहयोग करें। धीरे धीरे उनकी वाहिनी एक रक्षा दल और उम्मीद दोनों बन गई। 18 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के 2 दिन बाद गोपाल ने आदेश दिया, अगर वो हमारे एक मारे तो हम उनके 10 को मारेंगे। ये बदले की भावना नहीं थी, बल्कि डर के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश थी। साथ ही उन्होंने कहा कि रावण इसलिए मारा गया क्योंकि उसने सीता को छुआ। किसी स्त्री का अपमान मत करना। उन्होंने जुगल चंद्र घोष और बसंता जैसे पहलवानों के साथ मिलकर मुस्लिम नेशनल गार्ड्स और लीग समर्थक भीड़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। भीड़ जो उस समय मुस्लिम लीग की भीड़ थी, उसके खिलाफ मोर्चा संभाला था। सिर्फ 48 घंटे में उनकी टीम ने कई हिंदू इलाकों पर फिर से नियंत्रण पा लिया और दंगों का रुख पलट दिया। 20 अगस्त तक हालात बदल चुके थे। मुस्लिम लीग के छात्र नेता जीजी अजमीरी और युवा शेख मुजीबुर रहमान, जो आगे चलकर बांग्लादेश के संस्थापक बने, गोपाल से शांति वार्ता के लिए मिले। गोपाल ने युद्ध विराम मंजूर किया, लेकिन शर्त रखी कि पहले हिंदू बस्तियों पर हमले बंद हों। उसी शाम मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में मायूस बैठे दिखे। उन्हें समझ आ गया कि जिन दंगों से वे ताकत दिखाना चाहते थे, वही अब उल्टे पड़ गए थे। गोपाल पाठक को अक्सर सांप्रदायिक प्रतिशोधी के रूप में देखा गया, लेकिन कोलकाता के कई मुस्लिम परिवार आज भी उन्हें एक रक्षक के रूप में याद करते हैं। उन्होंने अपने इलाके में रहने वाले मुसलमानों से कहा था कि वो घरों से बाहर ना निकले, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। खून खराबे के उस दौर में उन्होंने अपने घर की छत पर कई मुस्लिम पड़ोसियों को शरण ली, जिनमें उनके व्यापारिक साझेदार भी थे, जो उनकी दुकान को सामान सप्लाई करते थे। उनके मार्गदर्शक विजय सिंह नाहर ने तो स्थानीय इमामों के साथ मिलकर शांति मार्च तक आयोजित किए। जिन लोगों ने उनसे शरण मांगी, उनके लिए गोपाल कसाई नहीं बल्कि एक संरक्षक थे। गोपाल का परिवार खुद एक कहानी था, वीरता और आदर्शों का संगम। उनके चाचा अनुकूल मुखर्जी स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि उनकी बहन की शादी के जरिए परिवार का संबंध कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से जुड़ा। गोपाल ने अपने युवावस्था में गांधी जी से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थोड़े समय के लिए काम किया। हालांकि बाद में दंगों के समय उन्होंने उस रास्ते को अस्वीकार कर दिया। बुवा बाजार स्थित उनके पैतृक घर में आज भी राजा राम मोहन राय, काजी नजरुल इस्लाम, मदर टेरेसा और डॉक्टर विधान चंद्र राय के चित्र टंगे हैं, जो ये बताते हैं कि ये परिवार सोच में कभी सांप्रदायिक नहीं था, बल्कि खुला और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाला था। आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय ने कथित रूप से गोपाल पाठक को कोलकाता की अशांत सड़कों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक मजबूत आदमी के रूप में इस्तेमाल किया। वामपंथी दलों ने उन पर हड़तालें तोड़वाने और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को डराने के आरोप लगाए, जिससे राजनीति और बाहुबल के बीच की रेखा धुंधली हो गई। 1940 के दशक के अंत तक गोपाल ने अपनी विहीन दल को सीमित रूप से बनाए रखा, ये कहते हुए कि जब तक हिंदुओं के खिलाफ खतरा है, हमें तैयार रहना होगा। 1950 तक वही समाज जिसने कभी उन्हें नायक माना, उन्हें मुंह मोड़ चुका था उनसे। जब समर्थक खत्म हुआ तो गोपाल और उनके पुराने साथी तस्करी, चोरी और रंगदारी जैसी गतिविधियों में शामिल हो गए। लाल बाजार पुलिस के अभिलेखों में उनका नाम कई डकैती और मील लूट की घटनाओं के पीछे बतौर सरगना दर्ज है। ये पतन लालच का नहीं, बल्कि उस समाज की कड़वी विडंबना की थी, जिसने संकट के समय उन्हें उपयोग किया और बाद में भुला दिया। 1947 में जब महात्मा गांधी कोलकाता शांति स्थापित करने आए, तो गोपाल ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना संदेश भेजा, महात्मा जी, जब ग्रेट कोलकाता किलिंग हो रही थी, तब आप कहाँ थे? इन्हीं हथियारों से हमारे लोगों की जान बची।
मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कील ही क्यों ना हो। ये वाक्य उनके स्वभाव का सार था, नैतिक पर अपने न्याय के प्रति अडिग, जो राजनीतिक आदर्शवाद से नहीं जमीनी हकीकत से चलता था। कई लोगों के लिए गोपाल पाठा अब भी बोबा बाजार का शेर है, जिसने हिंदुओं की रक्षा की और कोलकाता को भारतीय बनाए रखा। वहीं कुछ उन्हें एक स्वयंभू न्याय करने वाला व्यक्ति मानते हैं, जिसकी हिंसा ने शहर के जख्म गहरे किए। दोनों दृष्टिकोणों में सच्चाई का एक हिस्सा। जब शासन और नैतिकता दोनों टूट रहे थे, तब गोपाल पाठा वही बन गए जो उस समय शहर को सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक ऐसा आदमी जो भागा नहीं, बल्कि इतिहास के ढहते क्षणों में डटा रहा। उसके हाथों में भले ही छुरी थी, लेकिन दिल में एक क्रांतिकारी साहस था, जिसने तब लड़ने का निर्णय लिया जब दुनिया चुप हो चुकी थी।